तो 9 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हमारी टॉप स्टोरी से। आज संडे का दिन सियासत के नाम रहा। तमाम अटकलों और विरोध के बीच आखिरकार आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया गया। अब बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी की अगुवाई में लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही मोदी पार्टी में सबसे बड़े नेता भी बन गए हैं। देश में कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मोदी का कद बढ़ने के बाद इसे बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जैसे ही मोदी को प्रचार समिति की कमान देने का ऐलान हुआ, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। बीजेपी दफ्तरों में पटाखे फोड़े जाने लगे, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, मिठाइयां बांटी जाने लगी। इससे पहले बीजेपी कार्यकारिणी में भी नमो नमो का हिजाब चला। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी को खारिज कर उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया। रविवार दोपहर 1:50 पर तमाम अटकलों को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रचार समिति की कमान सौंपने की खबर आई। इस ऐलान के ठीक 10 मिनट बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, मनोहर पार्रिकर, जेपी नड्डा एक साथ मीडिया के सामने पहुंचे। शायद पार्टी की ओर से यह दिखाने की कोशिश थी कि यह आम सहमति से लिया गया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी भी आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती मानकर चल रही है। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। राजनाथ के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। इस छोटे से ऐलान के बाद राजनाथ ने सबको नमस्कार किया और चले गए। पत्रकारों को सवाल जवाब का कोई मौका नहीं दिया। बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत से कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी के नेता भी खासे उत्साहित नजर आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी कुशल संगठक हैं, सफल प्रशासक हैं। उनके नेतृत्व में लगातार गुजरात में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और इलेक्शन मैनेजमेंट के उनसे जानकार बहुत कम है। नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया जाना एक सकारात्मक भूमिका उनकी रहेगी और देश के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, खासतौर से यूथ और बड़ी संख्या में लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव के दृष्टि से पार्टी तैयारी करेगी और बहुत अच्छी सफलता आने वाले लोकसभा में हासिल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उधर संघ ने भी इसे पार्टी के हित में लिया गया फैसला बताया। संघ के साथ परामर्श तो अनेक मुद्दों पर पार्टी के नेतृत्व का चलते रहता है और जरूर इस विषय पर भी परामर्श संघ के शीर्ष नेतृत्व से पहले चली, पर इसका निर्णय लेने की प्रक्रिया पार्टी के अंदर है और उस प्रक्रिया के तहत यह निर्णय पार्टी ने लिया। वहीं नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान सौंपे जाने के बाद ट्वीट कर न सिर्फ अपनी खुशी जताई बल्कि आडवाणी से बात करने की भी बात लिखी। आडवाणी जी से फोन पर बात हुई, अपना आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करने के लिए अत्यंत आभारी। वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी के राजतिलक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मोदी की राह आसान नहीं रहने वाली। प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने से पहले ही बीजेपी में तमाम तरह के अंतर विरोध दिखे। सहयोगियों की बात तो अलग, लिहाजा आने वाले दिन मोदी के लिए चुनौती भरे रहने वाले हैं। गोवा की कार्यकारिणी ने बीजेपी को अपना नया नेता दे दिया। मोदी बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हो गए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के संविधान में प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं है। ये एक सिंबल है, संकेत है कि वही चेहरा होंगे। ये पार्टी में नमो युग की औपचारिक शुरुआत है। आनंद प्रकाश पांडे के साथ सुकेश रंजन, गोवा, IBN 7।
बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी का समापन हुआ पार्टी रैली के साथ। रैली के मंच पर हालांकि पोस्टरों को लेकर भी गहमा गहमी रही। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के पोस्टर वहां नहीं थे, लेकिन जब पार्टी को इस गलती का एहसास हुआ तो दोनों के बैनर अलग से लगाए गए। इसके बाद पार्टी में आडवाणी युग के समापन की साफ झलक दिखी। मंच पर मौजूद राजनाथ सिंह, जेटली और मोदी सरीखे नेताओं के भाषण से तीनों में से किसी ने भी अपने भाषण में एक बार भी आडवाणी का नाम नहीं लिया। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म होने की गवाह ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जो पोस्टर लगाया गया उसमें न तो आडवाणी थे और न ही वाजपेयी। हालांकि कुछ देर बाद पार्टी नेताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने वाजपेयी और आडवाणी के पोस्टर मंच के दोनों किनारों पर लगवाए। इसके बाद इसी मंच से अरुण जेटली का भाषण हुआ। मोदी को बधाई देते हुए कहा कि अच्छी शुरुआत होने से आधी कामयाबी वैसे ही मिल गई है। जेटली के बाद कायदे से मोदी को बोलना था, लेकिन बोले राजनाथ। इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूं। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह दोनों ने ही अपने भाषण में आडवाणी का नाम नहीं लिया। जब मोदी की बारी आई तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। देश की सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस को करार दिया। मनमोहन सिंह और उनके मंत्रियों का भी मजाक उड़ाया। मोदी ने राजनाथ को बार बार शुक्रिया कहा, लेकिन उनके भाषण में एक बार भी आडवाणी का नाम नहीं आया। मोदी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोवा से मिली नई जिम्मेदारी पूरा करने का सपना दिखा रहे हैं। मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। वैसे कार्यकर्ताओं के लिए हुई रैली में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज को भी मौजूद रहना था, लेकिन सुषमा यहां नहीं आई, जबकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया था कि सुषमा स्वराज रैली में मौजूद रहेंगी। बाद में पार्टी ने सफाई दी कि दिल्ली के लिए सुषमा स्वराज की फ्लाइट पहले से तय थी, इसलिए वो रैली में नहीं आ सकी। सफाई अपनी जगह है, लेकिन साफ है कि आडवाणी के विरोध, उनकी नाराजगी को दरकिनार कर लिए गए फैसले से आडवाणी खेमा खुश नहीं है। समय के साथ मोदी में भी बदलाव आया है। अब मोदी व्यक्ति की नहीं बल्कि संगठन की बात कर रहे हैं। शायद मोदी को एहसास हो गया है कि अगर दिल्ली का किला फतह करना है तो गुजरात के एकला चलो के मॉडल को छोड़कर सबको साथ लेकर चलना ही होगा। अनंत प्रकाश पांडे, गोवा, IBN 7। तो वहीं गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी सामने आए। जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होने की वजह से वो पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं जा सके। 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य कुछ ऐसा रहा है कि पेट की गड़बड़ के कारण लूज मोशंस वगैरह होते रहे हैं और इस कारण जीवन में पहली बार अपनी भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए भी गोवा नहीं जा पाया हूं। तो आडवाणी जी स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। वैसे राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो लोकप्रिय है वही पार्टी का नेता है। बहरहाल इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त गोवा आपको लिए चलेंगे, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे राजनीतिक संपादक सुकेश रंजन, साथ ही बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी। सुकेश, स्पष्टीकरण देते हुए दिखे आज यशवंत सिन्हा हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज उस स्टेज से नदारद दिखी। जोश जरूर नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन मोदी सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं विवादित नेता भी हैं। ये जो पार्टी के अंदर विवादों का सिलसिला है, क्या आज इन सफाई के बाद क्या इन विवाद पर माना जाए कि फुल स्टॉप लग गया है, या यहां से आगे उनके लिए अब मुश्किलें शुरू होंगी? देखिए स्मिता, आज की जो घटना है वो बीजेपी में नमो युग की शुरुआत है। ये एवरीवन विल फॉल इन लाइन, अगर अंग्रेजी में कहा जाए कि अब हर कोई, सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड, नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो गोवा में होनी थी उससे स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी ही उनके नेता है। कितना अपोजिशन था, मैं यहाँ पे खुद हूँ, मैंने फील किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि राजनाथ सिंह पे बहुत दबाव था कि उनको नहीं किया जाए, उनको कोई अनाउंसमेंट उनके बारे में लालकृष्ण आडवाणी के बिना कॉन्सेंट दिए हुए और उनकी
उनकी अनुपस्थिति में तो बिल्कुल नहीं किया जाए, वो किया गया। और यहां तक कि उनको आगे एक जिम्मेदारी और भी दी जाए, सीधे लीडर ही क्यों न प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इसके लिए बहुत दबाव था। उस दबाव को झेलते हुए उन्होंने एक फैसला लिया है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ये पद नहीं है। ये पद सिर्फ सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, ये दिखाने के लिए कि नरेंद्र मोदी उसके नेता है। आप चाहे सुषमा स्वराज को ले, आज वो भले वापस चली गई हूं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने विश भी किया है नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो भी धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। और मुझे लगता है कि एक समय के बाद हर कोई नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा दिखेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वहां बिठाने में सिर्फ राजनाथ सिंह का हाथ नहीं है, नरेंद्र मोदी को वहां बिठाने में संघ का हाथ है। पार्टी की पूरी विचारधारा और उनका जो एक ब्लेंड है डेवलपमेंट का, दोनों को देखते हुए बीजेपी और संघ को लगता है कि बीजेपी को 2014 में लीड करने के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता है। और इसलिए स्पष्ट संकेत है बाकी तमाम नेताओं के लिए, जो हो सकता है कि अभी थोड़े नाराज हों, कि आपको नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, वही नायक है। चलिए सुकेश, आप पार्टी को बखूबी समझते हैं। आप कह रहे हैं कि अब वक्त के साथ जो है सारे नेता नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने को मजबूर जरूर हो जाएंगे। शाहनवाज भाई, पार्टी के अंदर के नेता तो शायद मजबूर हो जाए, लेकिन पार्टी के बाहर का क्या? गुजरात के अंदर तो उनके दमखम को हम देख चुके हैं। आपको लगता है कि वही करिश्मा वो रिपीट कर पाएंगे देश भर में, या उनके आने के साथ ही अब चुनावों में जो ध्रुवीकरण की बात हम लगातार करते हैं वो भी देखने को मिलेगा? देखिए, अब देश में ध्रुवीकरण विकास का है, देश में निराशा का वातावरण है कांग्रेस के राज में। तो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आए, और भारतीय जनता पार्टी को अगर हुकूमत में आना है तो पूरी मेहनत करनी होगी, लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरना पड़ेगा। हम गोवा के अंदर बैठे, हमने चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, और चुनाव के लिए अभियान की कमान नरेंद्र मोदी जी को सौंपी है। आगे की भी हम लोग पूरी योजना बनाएंगे कि किस तरह से देश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करें, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनाएं। शाहनवाज जी, आप तो अगली सरकार एनडीए की और बीजेपी की बनेगी। शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण आर्थिक मुद्दों पर है, लेकिन आप खुद पार्टी के एक माइनॉरिटी फेस हैं, एक माइनॉरिटी लीडर हैं। आपको लगता है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज पर ही जज करेंगे नरेंद्र मोदी को? उनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की बन चुकी है आज की तारीख में। देखिए, धर्मनिरपेक्षता पर एक अलग से डिबेट रख लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। आज तक इस देश में 60 साल से ज्यादा तो धर्मनिरपेक्ष कहने वाले जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं उन्होंने राज किया, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत क्या है? आज भी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। आज भी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है इसके अंदर हालत क्या है? किनके वजह से आज उनकी ये हालत हुई है? तो देश के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि तरक्की में भागीदारी होगी कि नहीं, कि सिर्फ लफ्जों से कोई सेकुलर और कॉमनल हो जाएगा। आज जहां भाजपा शासित राज है, भाई, आप कह रहे हैं कि उनकी ये आर्थिक स्थिति लफ्जों से अच्छी जो है हुई उनको है। बनाया गया है कम्युनल, वो लफ्जों से अपनी एक्शन के जरिए वो कम्युनल नहीं है। लेकिन यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ताजा तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अब से कुछ देर पहले यहाँ अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां लोगों का हुजूम नजर आ रहा है उनको स्वागत करते हुए, और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर वहां पर भी एक बार फिर से भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए, लेकिन यहां से आगे मोदी के लिए चुनौतियां क्या हैं, बीजेपी के लिए चुनौतियां क्या हैं, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे सुकेश और शाहनवाज हुसैन के साथ, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।